के शेलार आपका होस्ट आज के इस एमसीएल ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ द कॉइन। हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और हमारे देश में ही सबसे ज्यादा युवाओं की संख्या भी है। यह हुई हमारी एक पहली साइड, जिसके वजह से हमारे देश को यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। लेकिन इसकी दूसरी साइड है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। दोस्तों, आज हमारे देश के 8% युवाओं के हाथ को रोजगार नहीं है। 12-15 साल पढ़ाई करने के बाद भी जब उचित रोजगार प्राप्त नहीं होता, तब एक प्रकार की विफलता की भावना इनके मन में आती है और इसी विफलता और निराशा में ये गुनहगारी और व्यसनाधीनता में फंस जाते हैं। जिस युवा शक्ति का हम सकारात्मक और विधायक कार्य के लिए उपयोग कर सकते थे, वही फिर समाज विघातक कार्यों में फंस जाते हैं और यह दूसरी साइड बहुत ही भयावह है। 8% आज भले ही हमें बहुत कम लग रहा हो, लेकिन हमारे देश की जो आबादी है उसके मुकाबले ये आंकड़ा बहुत ही बड़ा है। दोस्तों, आज हमारी देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन आज भी नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हमसे 6 गुना बड़ी है। हमारा पर कैपिटा इनकम भी सबसे लोवेस्ट है और इसलिए एमसीएल ने सपना देखा है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को फिर एक बार दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनाने का। इसलिए नहीं क्योंकि ऐसा हम सोचते हैं या फिर हम ऐसा चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि हम ऐसा करने की क्षमता रखते हैं, काबिलियत रखते हैं। दोस्तों, हमारे ही देश के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अमेरिका, चीन और जापान जैसे देश आज अमीर बैठे हैं और हम आज भी उनकी गुलामगिरी करने में धन्यता मानते हैं, लेकिन एमसीएल को यह मंजूर नहीं। और इसीलिए हमारे देश की जो सबसे बड़ी ताकत है हमारी खेती, उसी का आधार लेकर ऊर्जा और ईंधन के क्षेत्र में हम ऐसा कुछ काम कर जाएंगे जिससे हमारे देश की ईंधन की जरूरत हम पूरी कर सकते हैं। साथ ही साथ दुनिया की जरूरत के 30% ईंधन का भी निर्माण हम करेंगे और दूसरे देशों को निर्यात करेंगे। दोस्तों, सोचिए, जब इतनी बड़ी मात्रा में काम होगा तो कितने रोजगार निर्माण होंगे। 100% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो हमारे 5E मिशन का एक महत्वपूर्ण गोल है, वो इतनी ही आसानी से पूर्ण हो जाएगा। हमारे किसान, महिलाएं और युवाओं के हाथ को काम होगा, उचित आमदनी होगी, तो दोस्तों राह भटकने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती, बल्कि हर कोई अपनी योग्यता और क्षमता अनुसार राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपना योगदान करेगा। हमें दोस्तों ये लगता तो बहुत आसान है, लेकिन इतना आसान तो ये होगा नहीं, लेकिन नामुमकिन तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि एमसीएल है तो सब कुछ मुमकिन है। कैसे? चलिए जानते हैं आज के इस सेशन से, जो है रेवोल्यूशन टू मेक इंडिया ग्रेट अगेन एपिसोड 19। लेकिन इसके पहले चंद महत्वपूर्ण बातें आज के इस वेबिनार के बारे में। दोस्तों, यह वेबिनार एक टेलीविजन प्रसारण की तरह है, जिसमें आप सभी मुझे देख और सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको देख नहीं सकता। आप सभी से यह नम्र निवेदन है कि कृपया अपना अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें। अपने साथ एक पानी की बोतल, नोटपैड और पेन रखें। और एक जरूरी सूचना, दोस्तों, चैट बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर जाकर आपको आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करना है, भूलिएगा नहीं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे एमसीएल के प्रोजेक्ट्स वीडियो के साथ। सृष्टि के निर्माण से लेकर अब तक हम इंसान विकास की एक उल्लेखनीय यात्रा कर रहे हैं। हम हमेशा नई चीजों को खोज कर, बदलती परिस्थितियों में खुद को ढाल कर दुनिया में औद्योगिक क्रांति लेकर आए हैं। अब हमारी मौलिक जरूरतें सिर्फ खाना, कपड़े और छत नहीं रही, उसमें ईंधन भी जुड़ चुका है। और इस ईंधन की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत करोड़ों रुपए खर्च करके दूसरे देशों से एलपीजी आयात करता है, जबकि यही आयात की हुई एलपीजी गैस दुनिया में धमाके और आग जैसी घटनाओं का सबसे बड़ा कारण है। जान का धोखा मानकर भी जरूरतमंद जब एलपीजी खरीदने निकलता है तो एलपीजी के दाम आसमान छू रहे होते हैं। भारत में लगभग 43% घरों में खाना बनाने के लिए साफ ईंधन भी नहीं मिलता और इस आंकड़े में 75% घर गांव और छोटे शहर के हैं। इसलिए जरूरतमंद प्रकृति का सहारा लेते हैं। लकड़ी का इस्तेमाल
ईंधन के रूप में करते हैं। पर लकड़ी का इस्तेमाल करके खाना बनाने वाली हमारी माँ और बहन उस लकड़ी के हानिकारक धुएं का शिकार बन जाती है। उन्हें आंखों में खिंचाव, श्वसन समस्याएं, दमा और फेफड़ों के संक्रमण जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हमारी माँ ने भी इन सारी परेशानियों का डट के सामना किया है और इन बीमारियों से लड़ते देखना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल था। और ये धुआं सिर्फ उनके नहीं बल्कि छोटे बच्चों और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर भी गंभीर परिणाम होता है। आईपीसीसी की रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले दशक में पेड़ों को काटने से लगभग 40% ग्लोबल वार्मिंग का कारण रही है। पर्यावरण और मानवीय जीवन का ये बुरा हाल हम देख नहीं सकते, इसलिए हमने पर्यावरण को बचाने के लिए नैसर्गिक तरीके से एक नया मानवीय आविष्कार बनाया है, एम कुकिंग सिस्टम। MCL का एम कुकिंग सिस्टम दुनिया का सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद ईंधन है। ये नेपियर घास से बनता है। नेपियर घास को काट कर नैसर्गिक तरीके से सुखाने के बाद इसे एक नया आकार दिया जाता है। अब ये एम कुकिंग सिस्टम एलपीजी का स्थान लेने के लिए पूरी तरह सक्षम है। ये एलपीजी से सस्ता है। इसे इस्तेमाल करना बहुत आसान है। इसके इस्तेमाल से बहुत कम धुआं उत्पन्न होता है, जिससे घर के महिलाओं का स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है। इसमें सल्फर वायु नहीं होती, इसलिए इसके इस्तेमाल से पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचती। इसकी खेती से गांव के किसानों को पैसे और युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलते हैं। एमसीएल के इस्तेमाल से हमारा भारत देश ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है। दोस्तों, अब मैं एमसीएल विजन, मिशन और कोर वैल्यूज पढ़ूंगा। आप सभी से यह गुजारिश है कि आप इसे मेरे साथ दोहराइए, जिसके लिए आप सभी के सामने एक स्क्रीन शेयर की जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं एमसीएल के लिए शपथ। मैं मंगेश शेलार मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होशो हवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। एमसीएल विजन।
2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य, एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने व्यवसायों में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे भले ही कोई भी आसपास न हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल ना करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दें। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहे। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद कर दें। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करें। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहे। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषणा के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के थॉट ऑफ द डे यानी कि आज के हमारे सुविचार की ओर। आज का सुविचार है, सब कुछ कभी खत्म नहीं होता, कुछ न कुछ शेष जरूर बचता है और उसी शेष से कुछ विशेष करने का हुनर तुम्हें सीखना है। जी हाँ दोस्तों, मुसीबतों में हम टूट जाते हैं और सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस दिस इज द एंड। लेकिन याद रखिए दोस्तों, प्रकृति का नियम है, संपूर्ण रूप से कभी भी कुछ भी खत्म नहीं होता। दोस्तों, बुझी हुई राख में भी कोई ना कोई चिंगारी दबी हुई होती है। उस चिंगारी से नई आग हम पैदा कर सकते हैं और जो ये लोग जानते हैं, मानते हैं और इस पर अमल करते हैं वही बड़ा काम कर जाते हैं। दोस्तों, ऐसी मुसीबत की घड़ियों में ही आपके अंदर छुपी हुई लीडरशिप क्वालिटीज भी निखर कर बाहर आती है। हमारे आने वाले स्पीकर जिनके करियर में ऐसे कई हादसे हुए जब सब कुछ थम गया और लोगों ने कहा कि बस अब ये खत्म हो चुका है, लेकिन हर बार ऐसी मुसीबतों से रास्ता बनाकर उन्होंने अपने लक्ष्य की ओर दमदार कदम बढ़ाए। तो चलिए स्वागत करते हैं यंग, डैशिंग, डायनामिक लीडर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, मिस प्राची ढोले। थैंक यू मंगे सर। नमस्कार, एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। हमें बचपन से ये आदत है या आपने देखा होगा कि हमें जब कुछ लगता है तो इमीडिएटली हमारी दादी आके किचन में से हल्दी आती है और वो उस पे लगा देती है। और ये हमारे साथ इसलिए हुआ है क्योंकि उनको खुद को जब लगता था तो उनकी भी दादी जी ये सेम करती थी कि कुछ भी जख्म हुआ उस पे इमीडिएटली हल्दी लगा देती थी। लेकिन ये हल्दी, इसमें ये गुणधर्म है, ये हमारे पास है या नहीं है,
यानी ये भारत देश का नॉलेज है और भारत देश ने पूरे दुनिया को दिया है या फिर अमेरिका ने दिया है? इसमें बहुत बड़ा एक डिबेट बोल सकते हैं या एक कोर्ट में ये चीज चली गई थी जब अमेरिका एक डेवलप कंट्री थी और है और हम अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। तो उन्होंने ये क्लेम किया था कि ये हल्दी का जो गुणधर्म है वो अमेरिका ने पूरे दुनिया को दिया है। तब एक भारतीय इंसान ने इसको क्लेम किया कि ये हल्दी का गुणधर्म भारत देश की जो है नॉलेज सेंटर में से है और ये भारत देश ने पूरे दुनिया को बताया कि हल्दी में ये गुणधर्म है। आज की जो कहानी है वो ऐसी ही एक साइंटिस्ट की है जिन्होंने ये जो चीज है ना सिर्फ इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ी और उनको जितने भी हमारे पुराने वेद है जिसमें यहाँ ये लिखा गया है कि हल्दी के ये गुणधर्म हमने खोज के निकाले हैं। और जब अमेरिका को पूछा गया कि उनके पास में ऐसे क्या रिटर्न चीज है जो ये बताती है कि हल्दी में गुणधर्म है, ये बहुत सिंपल चीज हमें लगती है लेकिन हमने ये फाइनली पूरे दुनिया को बताया कि ये नॉलेज सेंटर हमारे पास में था और हमारे नॉलेज जितना भी है उसमें से एक सिंपल चीज थी जो कि हमें लगता है कि ये तो ऐसे ही हमारी दादी जी बता देती होगी लेकिन हमारे पास में ये जो जनरेशन टू जनरेशन नॉलेज है वो चला जाता है। ये जो थे पर्सन जिन्होंने फिर से इवन दो वी आर डेवलपिंग कंट्री, एक डेवलप कंट्री को ये बताया कि भारत का नॉलेज आज भी बहुत पुराना है और बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो है रघुनाथ माशेलकर जी। रघुनाथ माशेलकर जी की जो कहानी है वो शुरू होती है गोवा के माशेल गांव से। आपको लगता होगा कि गोवा और माशेल गांव इसका मतलब इनका जो बचपन है वो बहुत ही सुहाना है, लेकिन ऐसा नहीं था। सिर्फ 6 साल की उम्र में उनके पिताजी गुजर गए। जब उनके पिताजी गुजर गए तो उनको माताजी को ये बहुत डिफिकल्ट जा रहा था कि वो अपने फैमिली का जो है 2 टाइम की रोटी उनके लिए कुछ भी करके जमा करे। इसीलिए वो अपने फैमिली को लेके मुंबई में आई। मुंबई का जो खेतवाड़ी है वहां पे वो रहने लगे। रहने के बाद में उनकी माताजी जो मिले वो काम करती थी और इतना ही चाहती थी कि 2 वक्त की रोटी उनके फैमिली को मिले। वही देखते देखते ये रघुनाथ माशेलकर जी म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में सीखने लगे। लेकिन जैसे ही ये सीखने लगे ये बहुत ही टैलेंटेड इंसान थे। ये उनके शिक्षक उनके माताजी को हमेशा बताते थे। उनको लगता था कि मैं अपने 2 वक्त की रोटी ही नहीं कमा रही तो इसको मैं क्या सिखाऊंगी। लेकिन क्या इस तरह हुआ कि जब उनको उनकी माताजी को एक नौकरी लगने वाली थी तब उसके लिए जो एलिजिबिलिटी थी वो तीसरी पास थी और उनकी माताजी ने शिक्षण ही नहीं लिया था इस तरीके से, इसीलिए उनको वो नौकरी नहीं मिली। तब उन्होंने ये ठान लिया कि जो मेरे साथ हुआ है एटलीस्ट मेरे बच्चे के साथ कभी ना हो और मैं उनको हर चीज करके एजुकेशन दूंगी। उन्होंने ठान लिया कि इसके बाद में एजुकेशन के लिए जो भी लगेगा वो मैं करूंगी। दिन रात मेहनत करके उन्होंने उनको एजुकेशन दिलाया और उनके जो शिक्षक थे उन्होंने भी उनको बहुत सहारा दिया। लेकिन इसके बाद में जब ऐसा हुआ कि कॉलेज जाने के लिए उनके पास में कुछ 21 रुपया ऐसी फी थी और जो वो नहीं कर पाते थे, उनकी माताजी ने आजू बाजू से लोगों को लेके 21 रुपये जमा किए और उनको शिक्षण दिया। उसके बाद उनको वो 11वीं में मेरिट आए और टाटा ट्रस्ट की वजह से वो जो हमारा आईसीटी है इंडियन केमिकल तंत्रज्ञान, वहां पे उन्होंने अपना एजुकेशन लेना स्टार्ट किया। उन्होंने फर्स्ट टाइम वहां से पीएचडी डिग्री कंप्लीट की और उसके बाद में वो कभी नहीं रुके। लंदन की जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहां पे जाने उन्होंने अपना अगला एजुकेशन कंप्लीट किया और देन आज उनके पास 250 से भी ज्यादा रिसर्च पेपर, पेटेंट सभी उनके नाम पे फाइल है। 50 से ज्यादा डिग्रियां और अवार्ड्स उनके पास में है। इसके साथ भारत देश के जो 3 उच्चतम अवार्ड है यानी पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण, ये सभी अवार्ड्स उनको दिए गए। इतना ही नहीं, जो लंदन का रॉयल सोसाइटी है जिसमें एशिया के ये पहले इंसान है जिनका नाम उसमें लिखा गया है। तो ये जो कहानी थी ये कहानी थी एक सामान्य मैं इंसान की बोलूंगी जिन्होंने असामान्य योगदान भारत देश को दिया है और आज ये 80 साल के हैं। और इनको जो पूछा जाता है तो ये क्या चाहते हैं भारत देश से, भारत के युवा से, तो इनका एक ही बोलना है कि भारत देश के पास में बहुत नॉलेज है और भारत युवा में ये पोटेंशियल है कि वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी भारत को दुनिया का नंबर 1 कंट्री बना सकते हैं। और ये यही चाहते हैं कि वो भारत देश को एक बार डेवलप्ड कंट्री के लिस्ट में देख ले। तो चलिए बुलाते हैं अभी ऐसे इंसान को जिन्होंने ठान लिया है कि भारत देश सिर्फ एक डेवलप्ड कंट्री नहीं बल्कि दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी फिर से बने। ऐसे हमारे एमसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ, स्ट्रेटेजिस्ट जिनकी स्ट्रेटेजी एकदम डिफाइंड है,
जो कि भारत देश को फिर से नंबर 1 इकोनॉमी बनाएंगे, ऐसे हमारे एमसीएल के डॉक्टर श्याम गुलाब सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों, किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी अगर सबसे अच्छा काम करती है, सबसे ज्यादा बिजनेस करती है, तो उसका एक ही कारण होता है, वो है उसका प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट होता है जो उस इंडस्ट्री में, उस कैटेगरी में बाकी के सभी कंपनियों से, उनके प्रोडक्ट से सबसे बेहतर प्रोडक्ट होता है। ये प्रोडक्ट होता है कि उसकी वजह से ये कंपनी ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करती है, प्रॉफिट करती है, नंबर 1 का काम करती है। ये प्रोडक्ट होता है कि जिसकी वजह से इस कंपनी के विजन, मिशन के बारे में लोगों को, ग्राहकों को पता चलता है। ये प्रोडक्ट होता है कि जो ग्राहकों के मन में, कस्टमर्स के मन में कंपनी के प्रति वो छवि, वो ब्रांड, वो इमेज निर्माण करती है। तो सब कुछ डिपेंड होता है इस प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे मारुति सुजुकी अगर नाम ले तो हमारे सामने क्या आता है, क्या सोचते हैं हम उसके बारे में। मर्सिडीज के अगर मर्सिडीज का नाम ले तो वो क्या प्रोडक्ट हमारे सामने आता है, क्या सोचते हैं मर्सिडीज के बारे में, BMW के बारे में। तो ये प्रोडक्ट किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी इंडस्ट्री सेक्टर के लिए बहुत बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर एक सही प्रोडक्ट सही समय पे अगर उसको इंट्रोड्यूस करे तो वो प्रोडक्ट उस कंपनी को कहां से कहां तक लेके जा सकता है। और इसका बहुत सटीक एग्जांपल आज हमारे सामने है, वो है एप्पल। दोस्तों, एप्पल आज की तारीख में दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। $3 ट्रिलियन से भी ज्यादा इतनी कंपनी की, एक कंपनी की वैल्यूएशन है। लेकिन एक समय ऐसा था कि ये कंपनी ऑलमोस्ट बैंकक्रप्सी पे थी, यानी सिर्फ 6 महीने बाकी थे कि ये कंपनी शायद हमेशा के लिए बंद होने वाली थी। ऐसे समय पे स्टीव जॉब्स, जो उसके निर्माता, इस कंपनी के निर्माता, उन्होंने एक ऐसे प्रोडक्ट का निर्माण किया कि जिस प्रोडक्ट ने निर्माण किया और इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, कि जिस प्रोडक्ट ने ना के उस कंपनी को उस टाइम बचाया, उस संकट से बाहर निकाला, लेकिन फिर उस कंपनी को ऐसे ट्रैक पर लेके गई कि जिसके वजह से आज वो कंपनी दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनी। और वो प्रोडक्ट क्या था? तो प्रोडक्ट था आईपॉड। अब ये प्रोडक्ट क्या था? यानी बहुत जीवनावश्यक ऐसी कोई चीज थी क्या कि जिसकी वजह से वो कंपनी इतना बड़ा उसने बिजनेस किया। जैसे अगर कोरोना की महामारी है और कोई कंपनी अगर उसके लिए वैक्सीन लेके आती तो सबके लिए बहुत जरूरी है, सब उसकी राह देख रहे हैं और वो प्रोडक्ट आप लॉन्च करके दुनिया को दे रहे हैं। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं था। प्रोडक्ट कौन सा था? तो प्रोडक्ट सिंपल एक ये इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट था, डिवाइस था। और वो क्या था? तो म्यूजिक डिवाइस था। इसके पहले अगर कोई भी म्यूजिक सुनना हो तो क्या होता था? टेप रिकॉर्डर होता था। टेप रिकॉर्डर होता था और कैसेट होती थी। बाद में वॉकमैन आए तो वॉकमैन में भी कैसेट होती थी और हम लोग उनको सुनते थे। पहली बार इन्होंने एक ऐसा डिवाइस निकाला कि जिस डिवाइस में आप 1000 गाने रख सकते हो। हमको पता था कि उसके पहले जो कैसेट होती थी, कैसेट में कितने गाने रहते थे और हर बार वो कैसेट कैरी करना और वो बदलना, ऐसा कुछ होता था। लेकिन एक स्मॉल एक डिवाइस में आप 1000 गाने रख सकते हैं, आपके पसंदीदा। ऐसे डिवाइस उन्होंने लाया और वो बहुत फेमस हो गया, लोगों को बहुत पसंद आया और लोगों की जिंदगी उसने आसान बना दी थी। और उस एक प्रोडक्ट की वजह से, यानी ये प्रोडक्ट ऐसा था कि आउट ऑफ द बॉक्स, अलग कुछ था जो कभी तक किसी ने अभी तक सोचा नहीं था ऐसे। और फिर उसी सोच को लेके ये एप्पल ने आगे का अपना काम शुरू कर दिया। हर प्रोडक्ट के बारे में एप्पल ने हमेशा वो सोचा कि मैं इससे क्या आउट ऑफ द बॉक्स, क्या डिफरेंट, जो बाकी की सभी कंपनियां इस सेक्टर में जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो दे रहे हैं, उससे मैं अलग क्या दे सकता हूं। इसी सोच को बरकरार उन्होंने रखा। इसी सोच को फिर उन्होंने वो आईफोन तक लेके आए और आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनी। तो एक प्रोडक्ट कंपनी को सही ट्रैक पे एक तो बचा भी सकती है और उसको एक इतनी बड़ी कंपनी बना सकती है। लेकिन सिर्फ कंपनी की बात नहीं, एक सही प्रोडक्ट पूरे देश को बचा सकता है और देश को डेवलप बना सकता है। और वो कैसे? तो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल जापान है। जापान यानी दूसरा विश्व युद्ध जो खत्म हुआ वो जापान के बर्बादी के साथ खत्म हुआ।
दो अणुबॉम्ब के बाद जापान के पास कुछ भी नहीं बचा था। ना लोगों के पास पैसे बचे थे, ना सरकार के पास पैसे थे, कुछ नहीं था। ऐसे समय पे एक उद्योजक ने एक प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। अभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, हम कोई भी कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी परिस्थिति में, ऐसी सिचुएशन में उन्होंने वो प्रोडक्ट निर्माण किया। उस प्रोडक्ट का नाम था ट्रांजिस्टर, सोनी का। सबसे पहले तो ट्रांजिस्टर कैसे बनाए, तो उसकी टेक्नोलॉजी जापान में नहीं थी, वो अमेरिका की थी। अमेरिका की टेक्नोलॉजी उन्होंने ली और ट्रांजिस्टर बनाए। और किसके लिए बनाया? वो अपने देश में उसको बेच ही नहीं सकते थे, क्योंकि लोगों के पास पैसे ही नहीं थे वो खरीदने के लिए। तो उन्होंने वही ट्रांजिस्टर तैयार करा और फिर से अमेरिका में जाके बेचा। कोई सोच सकता है कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ऐसे होते हैं उद्योजक। और उन्होंने उस एक प्रोडक्ट के साथ वो सक्सेस किया कि उन्होंने हजारों लोगों को बाद में इंस्पायर किया। और बाद में शुरू हुई वो उद्योजकता, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन। और उसके वजह से बाद में 2 दशक के बाद, यानी 20 साल के बाद, जापान दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी। तो ये प्रोडक्ट कैसे एक कंपनी को भी बड़ा कर सकता है और देश को भी बड़ा कर सकता है। और ऐसा ही एक प्रोडक्ट आज एमसीएल ने लॉन्च किया है, जो हमारे देश को ना कि आर्थिक पर सामाजिक हर तरीके से वो उसका विकास कर सकता है। हमारे देश की इकोनॉमी में बहुत बड़ा इंपैक्ट इस एक प्रोडक्ट से होने वाला है। हमारे देश के कई सारे जो अलग अलग सेक्शंस है, फार्मर से लेकर, किसानों से लेके, उद्योजक से लेके, महिला बचत गट से लेके, कई सारे सेक्शन इससे प्रभावित होने वाले हैं। उनकी जिंदगी बेहतर होने वाली है। कैसे? चलिए समझते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया के जितने भी देश है उनका एक संगठन है जिनका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशंस। अब ये यूनाइटेड नेशन आज की तारीख में दुनिया के इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। कोई भी विषय हो, उस विषय के लिए यूनाइटेड नेशन के पास एक स्पेशल सेल है, एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, एक्सपर्ट्स है, और उस चीज के ऊपर वो काम करते हैं। इनिशियली यूनाइटेड नेशन की स्थापना इसलिए हुई कि दुनिया में युद्ध ना होनी चाहिए, शांतता प्रस्तावित होनी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे यूनाइटेड नेशन का रोल इतना जरूरी बन गया, इतना जरूरी, कि यानी दुनिया में कोई भी अगर संकट है, चैलेंज है, तो उसके ऊपर काम करने के लिए यूनाइटेड नेशन का रोल बना। इस दुनिया को सही दिशा में लेके जाने का जो जिम्मा है वो यूनाइटेड नेशन के ऊपर गया। सन 2000 साल में सभी देश के सभी लोग इकट्ठा है और उन्होंने डिसाइड किया यूनाइटेड नेशन आने वाले दिनों में ये रोल करेगी, इस दुनिया को सही दिशा में लेके जाएगी, इस दुनिया के लिए सही लक्ष्य रखेगी और उसको प्राप्त करने के लिए काम करेगी। और इसीलिए फिर यूनाइटेड नेशन ने 2000 में एक लक्ष्य रखा, 2000 से लेकर 2015 तक। इस 15 साल के लिए एक लक्ष्य रखा दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, दुनिया के कई सारे प्रॉब्लम मिटाने के लिए। और वो जो लक्ष्य था वो थे ये 8 गोल्स, 8 लक्ष्य, जिसे कहा गया मिनिमम डेवलपमेंट गोल्स। अभी ये जो लक्ष्य यूनाइटेड नेशन ने अगर दुनिया को रखा है, तो अल्टीमेटली ये हर एक जो उसका सभासद है, हर देश का ये लक्ष्य होता है। सो हर एक देश का ये लक्ष्य था 2000 से लेकर 2015 तक, जिसे कहा गया मिनिमम डेवलपमेंट गोल्स। और हर देश को ये पूरा करने के लिए यूनाइटेड नेशन हर तरीके से मदद करता था। अभी 2015 से लेकर 2030 तक यूनाइटेड नेशन ने दुनिया के सामने, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, दुनिया के कई सारे चैलेंजेस को पूरा करने के लिए, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने आने वाली पीढ़ी के लिए एक लक्ष्य रखा है जिसका नाम है सस्टेनेबिलिटी गोल्स। ये दुनिया फिर से सस्टेनेबिलिटी की राह पर चले, एक शाश्वत विकास की ओर चले, और उसके लिए सभी जो लोग हैं उसका कल्याण हो। इसलिए यूनाइटेड नेशन ने 2015 से लेकर 2030 तक इस 15 साल के लिए गोल्स रखे। तो जो काम यूनाइटेड नेशन ने शुरुआत किया 2015 में, दोस्तों, ये सस्टेनेबिलिटी, इस शाश्वत विकास की ओर, इस चीज के ऊपर एमसीएल पिछले 20 साल से भी ज्यादा काम कर रही है। अब ये इसमें क्या है, इसमें 17 गोल्स है, 17 लक्ष्य है। अब ये 17 लक्ष्य जो देश, दुनिया के सब गोल्स हैं, वो उसके सभी जो सभासद देश है उनके भी गोल्स हैं। यानी हर देश के आज ये 17 गोल्स हैं इस 15 साल के लिए। और ये देश वो उसको पूरा करे, उसको लक्ष्य को प्राप्त करे, इसलिए यूनाइटेड नेशन उनकी सभी सहायता करती है। सबसे इंपॉर्टेंट है वित्तीय सहायक, बहुत सारा जो कुछ पैसा लगता है वो उनको देती है, टेक्निकल चीजें है या मैन पावर है, ये चीजें देती है। और ये इसके लिए पैसा कहां से आता है?
तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आप इतनी मेहनत करते हो, किसके लिए करते हो? आप दिन रात इतना जो काम करते हो, पैसा कमाते हो, किसके लिए करते हो? तो हम क्या जवाब देते हैं? हमारे फैमिली के लिए, बच्चों के लिए कि वो अच्छे एजुकेशन करें, माँ बाप के लिए वो अच्छा रहे, उनकी बेहतर जिंदगी के लिए। तो सेम दुनिया में जितने भी देश हैं, वो देश अपने जो भी उनकी जीडीपी होती है, जो भी वो आय इनकम तैयार करते हैं, वो उसका हिस्सा इस सब चीज के लिए देते हैं। आज की तारीख में पूरी दुनिया एक बड़ा एक परिवार बन चुका है, और इस परिवार के बेहतर चीज के लिए ये सभी देश कंट्रीब्यूट करते हैं, ताकि ये सभी लक्ष्य हर देश प्राप्त कर ले। जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है, जो सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, और जिसको ज्यादा जरूरत है उसको ज्यादा पैसा दिया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन, उसका वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ऐसे ऐसी वित्तीय संस्था के द्वारा इनको पैसे भी देती है। अभी इस सभी 17 ये जो लक्ष्य है, उसमें से एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, वो है 7वां लक्ष्य। और 7वां लक्ष्य क्या है कि अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, किफायत और स्वच्छ ऊर्जा या ईंधन। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके यही प्रमुख कारण है ना, ये हम लोग गलत ईंधन और गलत ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप आज इतने बड़े संकट में हम लोग हैं, जिस संकट का नाम है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। तो अभी 2015 में ये जो शुरुआत की, और तो आधे जब इस साल अभी 7.5 साल हो गए, तो इस साल जब आधा वक्त हो चुका है, तब हमने क्या किया, हम कहां तक पहुंचे, ये करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया, और जिस रिपोर्ट का नाम है एनर्जी प्रोग्रेस रिपोर्ट, ट्रैकिंग SDG 7, यानी एनर्जी, ईंधन और ऊर्जा के क्षेत्र में यूनाइटेड नेशन या पूरी दुनिया ने मिलकर क्या हासिल किया, कहां तक गए, ऐसा रिपोर्ट उन्होंने तैयार किया। और वो रिपोर्ट किसने तैयार किया? तो दुनिया के सबसे क्रेडिबल जो संस्था है उन्होंने। नंबर 1 है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, IEA। दोस्तों, एनर्जी को लेके सभी जो इंफॉर्मेशन है, सभी जो डेटा है, उससे सबसे क्रेडिबल जो संस्था है, जिससे वो सब मिलता है और जिसका उपयोग सभी देश करते हैं, सभी कॉर्पोरेट करते हैं, बिजनेस करते हैं, मैं करता हूं। मैं भी जब आपको बोलता हूं कि पिछले साल एनर्जी में इतना इन्वेस्टमेंट हुआ, रिन्यूएबल्स में इतना हुआ, फॉसिल में इतना हुआ, किसी देश ने कितना किया, ये सब इस साइट के ऊपर है। आप भी ये होने के बाद अगर आप इस साइट के ऊपर जाएंगे, तो IEA पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन, जानकारी मिलेगी, ऑथेंटिक मिलेगी। वो उन्होंने रिपोर्ट किया। दूसरी संस्था कौन सी? इरेना, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। तो रिन्यूएबल के बारे में पूरा जो ऑथेंटिक डेटा है दुनिया का, वो तैयार करने का काम ये अंतरराष्ट्रीय संस्था करती है। बाद में है वर्ल्ड बैंक। अभी वर्ल्ड बैंक के कंसोर्शियम है, बहुत सारे बैंक मिलकर वर्ल्ड बैंक बनाती है, जो इन सभी चीजों के लिए पैसा दी, उन्होंने ये रिपोर्ट बनाया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो स्वास्थ्य के लिए सर्वोच्च संस्था है दुनिया की, और उसके साथ है यूनाइटेड नेशन का स्टैटिस्टिक्स डिवीजन। यानी दुनिया के सभी क्रेडिबल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो संस्था है, उन्होंने मिलके ये रिपोर्ट बनाया। और क्या बताया रिपोर्ट में? तो रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का जहां तक विषय है, तो आज की तारीख में बिजली, यानी 2023 की बात है कि बिजली 91% लोगों के पास आज बिजली है, उनको वो एक्सेस है, वो आज बिजली का उपयोग कर सकते हैं, ऐसी परिस्थिति है। उन्होंने कहा कि 2010 में जो परिस्थिति थी, 2010 में लगभग 1.1 बिलियन लोग, यानी 110 करोड़ लोग ऐसे लोग थे कि जिनके पास बिजली नहीं थी, और वही आंकड़ा अभी आधा हो चुका है। ऑलमोस्ट अभी भी 67 करोड़ 50 लाख, इतने, इससे ज्यादा थोड़े से लोग हैं जो जिनके पास अभी बिजली नहीं है। तो यहां हम लोग काम ठीक ठाक कर रहे हैं, ये भी होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता है उन्हें रसोई की, सबसे बड़ी चिंता है उनको कुकिंग फ्यूल की। दो 2010 में 2.8 यानी 280 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे लोग थे कि जिनको अच्छा रसोई का स्वच्छ ईंधन नहीं था। उसके ऊपर 2010 से लेके अभी 13 साल हो गए, यानी आज 2023 है, लेकिन फिर भी ये जो आंकड़ा है 2.8 यानी 280 करोड़ से, वो आंकड़ा कितना हो चुका है? 230 करोड़। यानी इतने सारे लोग, 8 करोड़ में से 230 करोड़ लोग ऐसे लोग हैं आज की तारीख में कि जिनके पास अच्छा रसोई का स्वच्छ ईंधन नहीं है। और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है पूरी दुनिया के लिए, यूनाइटेड नेशंस के लिए।
वो कहते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है, ये हम लोग कर ही नहीं पा रहे। और अब हम समझते हैं कि 2030 तक भी ये आंकड़ा कितने भी करने के बाद भी 2 बिलियन हो सकता है, 1.9 to 2 बिलियन, यानी 8 में से 2 बिलियन लोग, 200 करोड़ लोग ऐसे होने वाले हैं कि जिनको पास वो नहीं होगा, और 10 में से 6 लोग अफ्रीका में होने वाले, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि इस रिपोर्ट में कहा है कि कोविड का भी बहुत बड़ा परिणाम इसके ऊपर हुआ है। कोरोना के महामारी के पहले जो लोग जो अच्छा ईंधन, स्वच्छ ईंधन ले सकते थे, जैसे एलपीजी, अभी कोरोना के बाद उनकी आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब हो गई है तो कि वो अभी वो एलपीजी नहीं ले रहे। तो ऑलमोस्ट 100 मिलियन, ऑलमोस्ट 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं कि जो कोरोना के बाद उन्होंने वो छोड़ दिया और फिर से वो अपनी लकड़ी के ऊपर, बायोमास के ऊपर काम कर रहे हैं। और ये बहुत चिंताजनक है दोस्तों। ये विषय इतना जरूरी है, इतना महत्वपूर्ण है कि इसके लिए एक ग्लोबल कंसोर्शियम, एक ग्लोबल अलायंस, एक अंतरराष्ट्रीय एक बहुत बड़ा संगठन बना है सिर्फ इसके लिए। रसोई का स्वच्छ ईंधन, इसके लिए एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन बना है जिसका नाम है ग्लोबल अलायंस फॉर क्लीन कुक स्टोव्स, यानी सिर्फ रसोई के ईंधन के लिए। और इसमें कौन कौन है? इसमें है यूनाइटेड नेशन का फाउंडेशन और दुनिया के 1000 ग्लोबल पार्टनर। और 1000 ग्लोबल पार्टनर कौन है? तो 1000 ग्लोबल पार्टनर ये एनजीओ, सिर्फ एनजीओ नहीं है, तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस है। जैसे हमारे देश में जो पार्टनर है इनका, वो कौन है? तो टाटा ट्रस्ट है। यानी ऐसे सभी लोग जिनके पास सब कुछ रिसोर्सेस है, ये सभी लोग लगे हुए हैं कि कुछ भी करे लेकिन ये क्लीन एनर्जी जो है, रसोई का ईंधन जो है, उसके ऊपर काम करे। क्योंकि इनको ये कहते हैं कि ये सबसे बड़ा बर्डन है आज की तारीख में दुनिया में, जो स्वास्थ्य को लेकर जो समस्या है, चौथा सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ी समस्या है, तो वो ये है। इसकी वजह से स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। लेकिन अगर महिलाओं की बात करें, छोटे बच्चों की या लड़कियों की स्पेशली बात करें, तो महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए ये दूसरा सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक कारण है कि जिसके वजह से उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। और इसलिए बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि 40 लाख लोग ये इंडोर पॉल्यूशन की वजह से, इसका मतलब है घर में जो धुआं तैयार हो रहा है इस बायोमास की वजह से, उससे मर रहे हैं। और उसमें से 60% से भी ज्यादा जो है वो है महिलाएं और बच्चे। यानी ये इतना जरूरी चीज है कि इसके लिए इतने सारे लोग इकट्ठा आके इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और इनका ये भी कहना है ग्लोबल अलायंस का कि अगर हम सिर्फ एक चीज के ऊपर, रसोई के ईंधन के ऊपर काम करें, तो दुनिया में जो 17 लक्ष्य हमने रखे हैं, 17 लक्ष्य सस्टेनेबल गोल्स के लिए जो रखे, उसमें से 10 हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। लेकिन अगर रसोई का ईंधन अगर हमने देखा नहीं, तो हम 10 में से, ये 17 में से 10 जो लक्ष्य हैं उस पर वो असर हो रहा है, उस पर हम लोग पूरा नहीं कर सकते। कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहला है कि नो पॉवर्टी, दारिद्र्य निर्मूलन। अभी दारिद्र्य निर्मूलन के लिए बहुत बेसिक है कि खाना, रसोई अच्छा हो, आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिव चीज के ऊपर काम करें। लेकिन अगर आप मैक्सिमम टाइम दिन का अगर आप वो बायोमास कलेक्ट करने के लिए गुजार रहे हैं, वो बायोमास लाने के लिए, लकड़ी लाने के लिए और अपनी रसोई पकाने के लिए कर रहे हैं, तो किस तरह से ये दारिद्र्य निर्मूलन होगा? आपकी अगर प्रोडक्टिविटी कोई भी, यानी आपका अच्छा प्रोडक्टिव टाइम अगर पैसे कमाने में नहीं जा रहा है, अनप्रोडक्टिव चीजों में जा रहा है, तो कैसे ये होगा? और एग्जैक्टली ये हो रहा है उन लोगों के साथ जो आज रसोई के लिए बायोमास का उपयोग कर रहे हैं। दूसरा, जीरो हंगर, यानी भूखमरी को मिटाना है। अभी भूखमरी कैसे मिटेगी? किसी भी देश में, किसी भी घर में एक ही उपाय है कि उस घर की आर्थिक परिस्थिति बेहतर होनी चाहिए। लेकिन उसकी आर्थिक परिस्थिति बेहतर कैसे होगी? जब आप मैक्सिमम टाइम ये बायोमास के लिए, इस लकड़ी के लिए दे रहे हो। बहुत बार तो आप इसको पैसा देना पड़ता है। अगर पैसे भी नहीं दे रहे, फ्री में भी दे रहे हो, तो कितना दिन, कितना समय वो जा रहा है दिन का, और इसकी वजह से हम उसका निराकरण नहीं कर रहे, आर्थिक परिस्थिति बेहतर नहीं कर रहे। ऐसे ये अलायंस बोलता है। ये अलायंस ये भी कहता है कि अगर हमें गुड हेल्थ और वेलबींग, जो तीसरा लक्ष्य है यूनाइटेड नेशन का, अगर वो करना है, तो उसके लिए भी रसोई का ईंधन बहुत जरूरी है। क्योंकि जो बाहर हवा में पोल्यूशन होता है, उससे 100 गुना से लेकर 400 गुना तक ज्यादा पोल्यूशन घर में तैयार होता है जब हम लकड़ी जलाते हैं, गोबर जलाते हैं। और इसकी वजह से इतनी सारी बीमारियां होती है। इसका तो बहुत बड़ा रिपोर्ट हर देश में आज की तारीख में तैयार है।
चौथा जो हमारा लक्ष्य है, जो पूरे यूनाइटेड नेशन का लक्ष्य है कि क्वालिटी एजुकेशन। अभी रसोई का अगर कुछ काम हो तो घर में ये ऐसा मानना होता है कि ये लड़कियों का काम होता है। तो लड़कियों को बोला जाता है कि रसोई का काम यानी आपकी प्राथमिकता है, तो उसके लिए आप काम करो, फिर रसोई के लिए काम करो। रसोई के लिए अगर बायोमास लगता है, लकड़ी लगता है, उधर जाओ उसको लेके आओ। तो ऐसे जगह में आप देखोगे, ऐसे घरों में आप देखोगे तो लड़कियां इस कामों में ज्यादा वक्त गुजार रही है, ज्यादा वक्त इन्वेस्ट कर रही है। और जो स्कूल में जाना चाहे तो स्कूल में भी नहीं भेजते पेरेंट्स, और ये काम कर रहे हैं, और जिसकी वजह से इसका परिणाम एजुकेशन पे हो रहा है। ऐसे गरीब घरों में ये चीज होती है, और इसलिए क्वालिटी एजुकेशन चाहिए तो रसोई बहुत जरूरी है। वो कहते हैं जेंडर इक्वालिटी। अभी जो स्त्री पुरुष समानता है वो भी कैसी आएगी अगर स्त्रियां देखो, एक सबकी मानसिकता ऐसी होती है ना कि घरों में रसोई और बच्चे ये किसकी जिम्मेदारी है, तो महिलाओं की। यानी रसोई की अगर बात आई तो कंपलसरी वो जिम्मेदारी 100% महिलाओं की, ऐसे ही समझा जाता है हर जगह। इसीलिए रसोई के लिए प्रॉब्लम है, स्वच्छ ईंधन नहीं है। अगर रसोई के लिए वो ईंधन लाना है तो जाना वो बायोमास को जो कुछ है वो कलेक्ट करके लाना, वो सूखी लकड़ी हो बाकी कुछ हो, काटने का काम करना, वो सभी लेके वो सब काम महिलाओं का होता है। और इसीलिए पुरुष क्या करते हैं, इसके साथ पुरुष अपने काम के लिए जाते हैं, पैसा कमा के लेके आते हैं। तो इसलिए जब प्रोडक्टिविटी आप देखते हैं तो ऐसा लगता है कि पुरुष ज्यादा पैसा कमाते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर जेंडर इक्वलिटी चाहिए, स्त्री पुरुष समानता का भी चाहिए, अगर हमें काम करना है तो उसके लिए जरूरी है स्वच्छ ईंधन, ताकि महिलाएं अपना वक्त ज्यादा से ज्यादा अच्छी चीजों के ऊपर दे। सातवां ऑफ कोर्स अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। ये तो बहुत ही जरूरी है, जिसके ऊपर से ये सब शुरुआत हुई कि ईंधन, स्वच्छ ईंधन की जब बात आती है तो हर घर को अच्छा रसोई का ईंधन होना ही चाहिए। आठवां जो गोल है यूनाइटेड नेशन का, डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। अब इसमें भी अगर आप देखोगे कि अगर हमने स्वच्छ ईंधन के ऊपर काम किया तो एक नया सेक्टर डेवलप हो सकता है। ऐसे वो अलायंस बोलता है कि नया सेक्टर डेवलप हो सकता है, और इस सेक्टर में कई सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के कई अवसर, और इसमें अगर किसान उनको हम ले तो एक अच्छा इनकम जनरेट करने का भी अवसर हो सकता है। तो इसलिए इस पर काम करना जरूरी है। 11वां जो लक्ष्य है कि सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, यानी कोई भी जो गांव हो, शहर है, कोई भी बस्ती हो, अगर वो सस्टेनेबल रहनी है, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहना है, तो बहुत जरूरी है स्वच्छ ईंधन। ऑफ कोर्स कोई भी अगर बस्ती है, गांव शहर है, तो उसमें ये स्वच्छ जल और स्वच्छ हवा ये तो बहुत बेसिक होती है। और हवा को अगर प्रदूषित हो रही है इस बायोमास की वजह से, तो हमारा कर्तव्य है कि हम इस बायोमास को दूर करें और स्वच्छ ईंधन को रिप्लेस करें। 13 क्लाइमेट एक्शन के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में जो काला धुआं जो निकलता है ना, जिसे ब्लैक कार्बन एमिशन कहते हैं, ये काला धुआं जो निकलता है 20 से 25% दुनिया में जो भी काला धुआं निकलता है वो निकलता है रसोई से। इसलिए वो कहते हैं कि बहुत क्लाइमेट के ऊपर भी अगर हमें काम करना है तो बहुत अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट है कि हम रसोई में से इस बायोमास को हटाएं। 15वां, ये संस्था कहती है कि दुनिया में 34% जो पेड़ काटे जाते हैं, आज के तारीख में जो जंगल कम हो रहे हैं उसका 34% जो कारण है वो है रसोई। वो है क्योंकि आइडियली हम ऐसा सोचते हैं कि लोग जाते हैं और सिर्फ सूखी लकड़ी ढूंढते हैं, लेके आते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग पेड़ों को काट रहे हैं सिर्फ उसको जलाने के लिए, रसोई के लिए, और इतना बड़ा इंपैक्ट फिर वो पूरे जंगलों पे हो रहा है, पेड़ों पे हो रहा है, और पेड़ों और जंगल से रिलेटेड जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर हो रहा है। तो दोस्तों ये सब चीजें अगर आप देख सकते हैं कि ये ग्लोबल अलायंस बना हुआ है, दुनिया में 1000 संगठन, यूनाइटेड नेशन बने हुए सिर्फ एक चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, वो है रसोई का ईंधन। और वो काम कैसे कर रहे हैं, उनका एक ही फोकस है कि कुछ भी करके लेकिन रसोई से वो बायोमास हटा दे। अभी ये लोग पूरे पैसे, जैसे मैंने कहा कि टाटा ट्रस्ट जैसे कॉर्पोरेट वगैरह सब इसमें है, ये सब लोग जब है इतना सारा फंड लेके आए तो इसका फायदा कुछ कंपनियां कुछ लोग उठाते, फायदा यानी कुछ भी अगर काम अगर कर रहे हो उस दिशा में आप, तो ये लोग आपको मदद करते हैं। जैसे हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं कि जो 5000 10,000 बायोमास स्टोव, यानी कौन से स्टोव, कि ऐसे स्टोव कि जिसमें सिर्फ आप लकड़ी डाल सकते हो और जला सकते हैं, ईंधन बिंधन नहीं कुछ, ऐसे बायोमास स्टोव फ्री में देते हैं
5,000 लोगों को, 10,000 लोगों को फ्री में देते हैं। और कौन दे रहे हैं? वो कोई एनजीओ नहीं दे रही, तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट दे रहे हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट। आप इसकी पढ़ाई कीजिए, आप ये वेबिनार खत्म होने के बाद देखिए कि लोग क्या कर रहे हैं, तो आपको नजर आएगा बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट हाउसेस, बड़ी बड़ी कंपनियां 10,000 स्टोव, 20,000 स्टोव ऐसे गरीब लोगों को या जंगल में लोगों को दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रति, उनके अगेंस्ट उनको बहुत सारा पैसा मिलता है, ये ग्लोबल अलायंस, क्योंकि आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। वो ये जो रसोई का ईंधन का जो प्रॉब्लम है उसको कम करने में मदद कर रहे हो। ये सोचिए, ऐसी परिस्थिति में क्या इंपैक्ट, क्या महत्व है इस चीज का, क्या महत्व है हमारे इस प्रोडक्ट का। दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है एमसीएल कुकिंग सिस्टम, यानी इसका अंदाजा ही नहीं हमें कि एक सिंगल प्रोडक्ट हमारे देश की आर्थिक सामाजिक परिस्थिति बदल सकता है, इतनी क्षमता है इसमें। ये जो सोल्यूशन हमने निकाला है ना, ये सोल्यूशन हमें अंदाजा ही नहीं है पूरी दुनिया की परिस्थिति क्या है, और उनको पता ही नहीं क्या करे। ये जो ग्लोबल अलायंस, ये जो फंडिंग बिल्डिंग सब कुछ है इस चीज के लिए जो हम कर रहे हैं, और इतने एफिशिएंटली कर रहे हैं। और इस एक प्रोडक्ट के साथ ना कि सिर्फ आर्थिक लेकिन सामाजिक कई सारी चीजें बदलने वाली है। दोस्तों, ये जो ग्लोबल अलायंस है ना, ये आज किसके लिए पैसा दे रहा है, किसके लिए फंडिंग, किसके लिए पूरा सपोर्ट कर रहा है कि कुछ भी करो लेकिन आप बायोमास को हटाओ। तो आप सोलर लगाओ, आप बाकी कुछ चूल्हे करो, आप ऐसे बायोमास के चूल्हे करो, या आप एलपीजी के लिए काम करो, नेचुरल गैस के लिए काम करो, उस पूरे चीज के लिए ग्लोबल अलायंस सपोर्ट कर रहा है। ग्लोबल अलायंस का कुछ ये नहीं है कि आप क्या सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, उनका सिर्फ एक ही फोकस है कि ये बायोमास निकलना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान दुनिया का पूरा हो रहा है, इसलिए वो काम कर रही है। और ऐसे परिस्थिति में अगर कोई कंपनी इस तरीके का सोल्यूशन लेके आती है, इस तरीके का, यानी ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों, तो हम किस तरीके से काम करें ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एमसीएल कोई ऐसी कंपनी नहीं है कि जो एमआईडीसी इंडस्ट्रियल एरिया में जाके फैक्ट्री लगाती है, माल तैयार कर रही है और बेच रही है। जी, ये जो हमारा तरीका नहीं है, हमारा 5V मिशन, ये जो हम हर तहसील में जाके फैक्ट्री लगा रहे हैं, इसकी अहमियत, इसका इंपॉर्टेंस हमें अंदाजा ही नहीं है, इतना ज्यादा है। इसकी वजह से किसान रॉ मटेरियल तैयार करके हमें दे रहे हैं, यंग युवा उनको रोजगार हम दे रहे हैं, महिलाएं हमारे साथ इसमें काम कर रही है। तो इसका अंदाजा ही नहीं है कि ये जो प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का सोल्यूशन था, लेकिन कई सारे जो अंतरराष्ट्रीय गोल्स है, कई सारे यूनाइटेड नेशन के गोल्स है जो सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। और जैसा ग्लोबल अलायंस एक चीज के लिए है, ग्लोबल अलायंस समझिए कि आज आप स्वच्छ रसोई के ईंधन के लिए, हर एक चीज के लिए है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। कैसे कि ये सभी जो गोल्स है ना, ये सभी जो 17 गोल्स है, ये दुनिया के गोल्स है, ये दुनिया के गोल्स है, और अभी ये हर देश के गोल्स है। अभी इसके लिए सब तैयारी यूनाइटेड नेशन करता है, पैसे देता है, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, आईएमएफ हो, बाकी सभी वित्तीय संस्था देती है, और उनको इससे कोई पैसा नहीं चाहिए वापस। सिर्फ वो चाहते, जैसे हम लोग अपने घर के बारे में सोचते हैं, वैसे ये सब लोग मिलकर दुनिया के बारे में सोचते कि दुनिया में ये जो प्रॉब्लम है ये दूर हो। और इसलिए ये सब पैसे डाल के ये सब जो लक्ष्य है इसको 2030 तक उनको पूरा करना है, इसलिए वो इतनी मदद कर रही है, इसलिए इतनी सब वित्तीय संस्था उन्होंने बना के रखी है। लेकिन सोचिए, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, आज ये लोग बिलियंस ऑफ डॉलर इसलिए दे रहे हैं कि ये प्रॉब्लम समस्या दूर हो। लेकिन अगर हम ये सॉल्यूशन दे रहे हैं, अगर हम अपने सॉल्यूशन के साथ यूनाइटेड नेशंस के कई सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर, लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं, और इसके साथ हम रिटर्न दे रहे हैं, यानी जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है उस इन्वेस्टमेंट भी हम दे रहे हैं, ऊपर से 5%, 7%, 8% साल का रिटर्न इंटरेस्ट हम उनको दे रहे हैं। तो हमें अंदाजा ही नहीं है, दुनिया के जितनी भी वित्तीय संस्थाएं हैं, बैंक्स है, इंस्टीट्यूशन है, वो सब रेडी है। हमें अंदाजा भी नहीं है कि कितने बड़े स्केल पे ये इन्वेस्टमेंट आ सकती है, क्योंकि हर कोई चीज जो हम करते हैं ना, इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये जो बिजनेस मॉडल है ना हमारा, ये जो फ्राइडे वेबिनार मैं करता हूं, ये जो आप सैटरडे सेशंस करते हैं दोस्तों, ये दुनिया में कोई ऐसा नहीं करता, कोई कंपनी ऐसी नहीं करेगी। लोग क्या करेंगे, सिर्फ एक फैक्ट्री लगाएंगे, फिर 5 फैक्ट्री के लिए पैसा रेज करो, 10 के लिए करो, वैसे करते। दुनिया में कोई संगठन नहीं है आज की तारीख में जो इस तरीके का काम करता है। और इस चीज की वजह से क्या इंपैक्ट है,
क्या चीज हम लोग कर रहे हैं इसका अंदाजा ही नहीं है। देखो हम जो 5 वीक का मिशन है उसमें पहला ही हमारा क्या है कि एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में क्या ऐसे जनरल नहीं बात करते हम। एनवायरनमेंट को लेके हमारे पास 2 पहले लक्ष्य जो हमें करने हैं। नंबर 1 कचरा मुक्त तहसील, कचरा मुक्त गांव, कचरा मुक्त शहर। कैसे करना है ये हमने बहुत बार डिस्कस किया। अब कचरा और मच्छर मुक्त तहसील। आपको अंदाजा है कि मच्छर मुक्त अगर हमने कोई इलाका अगर मच्छर मुक्त किया तो ये डेंगू, मलेरिया, कई सारी बीमारियां जिसको हम दूर रख सकते हैं। और यूनाइटेड नेशंस के, वर्ल्ड बैंक के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, WHO को मलेरिया कंट्रोल के बड़े बड़े प्रोग्राम्स, डेंगू कंट्रोल के बड़े बड़े प्रोग्राम्स है, जो ग्रांट यानी हमारे हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक डिस्ट्रिक्ट मलेरिया ऑफिसर है भारत में। आपको पता है उसके लिए पैसा कहां से आता है, क्या होता है। यानी हम जो काम कर रहे हैं ना, इस काम के लिए ये बहुत लोग भर भर के पैसे दिया हमने मदद करेंगे, हम इन्वेस्ट करेंगे। इनफैक्ट उसमें है एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर्स और महिला बचत गट। अभी महिला बचत गटों के साथ अगर हम काम कर रहे हैं, वस्त्र निर्माण का काम कर रहे हैं, सस्टेनेबल चीजें बनाने का काम कर रहे हैं, और ऊपर से हम रिटर्न भी दे रहे हैं, यानी वो जो पैसे देंगे उसके ऊपर हमको उनको चुका भी देंगे उनके पैसे, क्योंकि सभी इकोनॉमी हम निर्माण कर रहे हैं, बिजनेस का निर्माण कर रहे हैं। तो हमें अंदाजा ही नहीं है कि इसकी कितनी अहमियत है। हम कहते हैं कि तहसील को 100% इकोनॉमिक, हर घर को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, हर 100% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, और वो एक्शन प्लान है। अगर हम कहते हैं कि हमें तहसील को हर तरह की ऊर्जा और ईंधन में स्वयं पूर्ण करना है, स्वच्छ ईंधन में, तो यही तो उनका काम है, यही तो लक्ष्य है उनका, लेकिन उनको पता नहीं कैसे करें। हर एक देश के ऊपर है ना वो कैसे करें। और अगर हम ये काम कर रहे हैं तो ये सभी लोग सब लोग मिलके, और अगर उसमें रिटर्न है तो आप अंदाजा ही नहीं है कि हम किसमें कितना काम कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं आपको कहता हूं ना कि आप खुद एक बार ये होने के बाद, वेबिनार होने के बाद, ये यूनाइटेड नेशन के जितने भी गोल्स हैं, और हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, हम एमकोल का कर रहे हैं, MCS का कर रहे हैं, तो आप जरा देखिए कि क्या मैं इस प्रोजेक्ट के साथ ये 17 जो गोल्स है, लक्ष्य, क्या इसको पूरा कर रहा हूं, तो आपको खुद को समझ में आएगा। जब खुद आप पढ़ाई करोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह हमारा हर एक प्रोजेक्ट इस 17 लक्ष्य को पूरा करने के लिए ये प्रोजेक्ट है, और ये करने वाला, चाहे वो पानी हो, हवा हो, कोई भी प्रदूषण हो, उससे लेके आर्थिक परिस्थिति बेहतर करना। तो इसीलिए आने वाले दिनों में मैक्सिमम जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट है वो MCL में आने वाली है, ये आप लिखे रखिए दोस्तों। मैक्सिमम जो इन्वेस्टमेंट आज की तारीख में होती है ना, वो ईंधन और ऊर्जा में होती है, एनर्जी में होती है। वो तो हमारा कोर है जो हम करने वाले हैं, दुनिया के लिए 25 से 30% ईंधन बनाने वाले हैं। लेकिन बाकी की जितनी भी चीजें, यानी एक एक्शन प्लान बनाएंगे हम आने वाले दिनों में तहसील के लिए, कि हर किसान की हर चीज के ऊपर, यानी शुरुआत करेंगे किसान से, कि हमारा किसान वहां क्या तैयार करता है, टमाटर तैयार करता है, प्याज तैयार करता है, तो वैसे नहीं बेचेंगे, वैसे कुछ नहीं मिलेगा किसानों को भी, हमको भी। उसके ऊपर 50 प्रोडक्ट बन सकते हैं, और वो प्रोडक्ट भारत में बेच सकते हैं, अफ्रीका, एशियन, अदर कंट्रीज में जाके बेच सकते हैं। उस प्याज के ऊपर काम करके, उस टमाटर के ऊपर काम करके, और अच्छा पैसे किसानों को दे सकते हैं, सबको दे सकते हैं। इससे चालू करेंगे 100% किसानों का एम्पावरमेंट, महिला को सक्षमीकरण, 100% रोजगार निर्मित, ऐसा एक्शन प्लान तैयार करेंगे, और ये लोग भर भर के हमारी सहायता करेंगे। इनफैक्ट ऐसे प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में आप सभी लोग बाकी के देश में जाके करोगे। हमारे बाजू के जो देश है, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और कई सारे बाकी के एशियन और अफ्रीकन देश, यहां जाके हम सेम रेप्लिकेट करेंगे। MCL करेगा, आप करेंगे, हम करेंगे सब। और इसके लिए ये जो इन्वेस्टमेंट है वो MCL में आएगी, और यही कारण होगा कि भारत एक बड़ी इकोनॉमी बनेगा। आपके तहसील में भी आप शुरू करेंगे एक प्रोजेक्ट के साथ। अभी आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, ये MCS का, उसके बाद जैसे लीनियर ग्रोथ होती है, बाद में हर एक ग्राम पंचायत में एक MCS या एमकोल का प्रोजेक्ट होगा, हर एक ग्राम पंचायत में एक MCNG का फर्टिलाइजर का प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि इसके साथ दुनिया के सभी लक्ष्य को हम पूरा भी करेंगे और एक अच्छा रिटर्न भी देंगे इन्वेस्टर्स को। और यही कारण होगा कि आने वाले दिनों में भारत दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बने, और मिलके हम अपने राष्ट्र को दुनिया का सबसे महान राष्ट्र फिर से बनाएंगे। धन्यवाद। आर्थिक आजादी का जो अलग सपना MCL देख रहा है, उसकी एक कड़ी और एक बार श्याम सर ने हमें समझाई। सो गुड मॉर्निंग MCL इंडिया परिवार, और एक फ्राइडे वेबिनार
श्याम सर का हमारी सोच पे, हमारे दिमाग पे एक जोरदार प्रहार। जी हाँ, सोच के देखिए कि कैसे एमसीएल का हर एक स्टेप मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के प्रति कैसे वो निर्देशित है। हमने हमारा रास्ता अपने घर के, अपने गांव के, अपने देश के लिए नहीं, इस विश्व के लिए, वसुंधरा माता के लिए, धरती माता के लिए तैयार किया। और ऐसी सोच रखने वाली एकमात्र कंपनी है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो है एमसीएल। जी हाँ, आप सोच के देखिए प्राचार्य ने जो होता है रघुनाथ मास्टर जी के बारे में, कैसे ऐसे सुपुत्र इस भारत ने पैदा किए हैं जिन्होंने अपने आगे अपने देश को रखा और इस मिट्टी के लिए काम किया। आज हम सब मिलके अपने एमवीपी, अपने गांवों के लिए, अपने एमएसएस, अपने तहसील के लिए, और हम सब मिलके अपने जिले, अपने देश के लिए कार्यरत हैं। इस सोच को जिंदा रखिए, यही सोच एक्चुअल में प्रैक्टिकली भारत को लेके आगे जाए। ऐसे बने रहिए एमसीएल की सोच के साथ, अपनी सोच के साथ, और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि हमारे हर एक कदम हम साथ में मिलके अपना तिरंगा पूरे विश्व में फहराएंगे। So thank you very much for joining here, all the MVPs, MSS, all the BDAs, senior ASHA consultants, and the one and each and everyone who believes in MCL ideologies. So मैं और एक बार बड़ी शान से कहूंगा, जी हाँ, हम सबको इस देश की मिट्टी का वास्ता है और MCL ही एकमात्र सुजलाम भारत का रास्ता है। जय हिंद, जय MCL। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लवेश सर। एंड दोस्तों, मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहूंगा प्राची मैडम का, क्योंकि आज उन्होंने एक असामान्य व्यक्ति की जो कथा हमें सुनाई है, जिन्होंने अपना सफर तो जीरो से शुरू किया था, लेकिन आज जिस मुकाम पर है और आज भी वो चाहते हैं कि किस प्रकार से हमारा देश और आगे बढ़े और प्रगति करे। थैंक यू वेरी मच प्राची मैडम। दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स में जो लिंक आप लोगों के साथ में शेयर की गई है, इस लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमारे साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और यहाँ पर मैं और एक इंसान जिनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, जिन्होंने ये सपना देखा है और बार बार हर बार अपने दिल से ये कहते हैं कि हम दुनिया में भारत का नाम ऊंचा कर सकते हैं, भारत को फिर एक बार आर्थिक स्वतंत्रता दिला सकते हैं, ना कि हम दुनिया की जो जरूरतें हैं उन्हें भी पूरा कर सकते हैं। और दोस्तों, ये किस प्रकार से पूरा कर सकते हैं हर बार हमें सिखाते हैं, और आज इसकी एक अगली कड़ी आज हमारे सामने रखी डॉक्टर श्याम शिवाजी गोलब सर ने। तो आई रियली थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड ऑन द बिहाफ ऑफ एंटायर इनसाइड फैमिली। तो दोस्तों, आप सभी की ओर से मैं डॉक्टर श्याम सर का यहाँ पर शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ हमारे सारे नेशनल सस्टेनेबल कंसल्टेंट्स, हमारे सारे एमएसएस, सारे एमवीपी, हमारे सारे चैनल पार्टनर्स, और साथ ही साथ हमारे सभी स्टेक होल्डर्स, हमारे परिवार के जो हिस्सा है, इन सभी का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि दोस्तों आप लोगों ने ये सपना हमारे साथ देखा, और इस सपने पर अमर करने के लिए आप खुद हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर आगे चल रहे हैं। तो दोस्तों, इस विश्वास को इसी तरह से बरकरार रखिए, क्योंकि आने वाला कल हमारा होगा। तो इसी के साथ मैं आपका होस्ट मंगेश शेलार आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना और संपूर्ण एमसीएल परिवार की सेहत का ख्याल रखिएगा, और घोषित करूंगा कि आज का ये वेबिनार यहीं पर समाप्त हुआ। धन्यवाद। Recording stopped.